खबर जुड़ी हुई विनिवेश से। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिनके पास है ये बड़ी खबर। चेतन, बताइए क्या है खबर, किन शेयरों को लेकर, किन कंपनियों को लेकर है खबर? सर देखिए, हम काफी टाइम से सुन रहे थे इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पे काफी डेवलपमेंट्स पिछले महीने जून के अंत के दिनों में हुई थी। लेकिन आज जो हम खबर ब्रेक करने जा रहे हैं जी बिजनेस पे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पे। कल शाम को 5:30 बजे लगभग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और कोल मिनिस्टर भी मिले थे। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पे जो 2019 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो ग्रुप है सर, ये डिसाइड करता है कि क्या स्टेक सेल कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस तरीके से स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारे जो टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हैं हमको इस टाइम पे वो बता रहे हैं कि जो इसकी टाइमलाइन है, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा इन दोनों बैंक्स का, किस तरीके से बायर्स के लिए बोली लगाने का प्रबंध किया जाएगा, क्या क्या मोडालिटीज फिक्स करी जाएंगी, किन किन को ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स के तौर पे बुलाया जाएगा। उसके चलते काफी ज्यादा टाइमलाइन डिस्कशन हुआ इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। मेरे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट में भी काफी चर्चा हुई, क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा कंपनी है डिसइन्वेस्टमेंट में जो काफी टाइम से एक्साइटमेंट बिल्डअप कर रहा था डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स मीट अप करने के लिए, लेकिन काफी टाइम से वो भी थोड़ा स्लो हो गया, तो उसकी भी चर्चा काफी जोरों शोर से हुई। और थर्डली मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज जो है उसमें रेलवेज और कोल भी जो शामिल थी, तो कोल और रेलवे सेक्टर्स के पीएसयूज भी इसमें डिस्कशन में आए और उसकी भी डिसइन्वेस्टमेंट अगर कुछ पॉसिबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, उस पर भी एक रफ चर्चा करी गई। लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पे सरकार ऐलान कुछ कर सकती है या फिर उसके लिए तो बड़ा कदम और उठा सकते। तो चेतन, जो आप एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं उसमें एक दो सवाल मेरे जो निकल कर आ रहे हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं। पहली चीज तो ये कि क्या इस बैठक के बाद अब ये मान लिया जाए कि जो 3 या 4 बैंकों के नाम चल रहे थे कि उनमें से 2 बैंक सरकार निजीकरण करेगी, करेक्ट, प्राइवेटाइज करेगी, तो उन 2 बैंकों को लेकर हमेशा अंदाज से, और उस अंदाज में 2 बैंकों के नाम सबसे आगे आते थे, सेंट्रल बैंक और आईओबी। तो पहला सवाल तो मेरा ये कि क्या अब ये मान लिया जाए कि सेंट्रल बैंक और आईओबी ही वो 2 सरकारी बैंक ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज किए जाएंगे, ये पक्का है? सर लगभग पक्का है, क्योंकि जब ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म मिलता है वो एक सेमीफाइनल स्टेप होता है यूनियन कैबिनेट पे जाने का। क्योंकि मैं 2 मिनट में फटाफट अपने दर्शकों को बता दूं तो होता क्या है कि कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज सबसे पहले मिलते हैं डिसाइड करने के लिए, नीति आयोग के रिकमेंडेशंस को लेते हैं। दूसरा स्टेप जो सेमीफाइनल स्टेप होता है सर, वो होता है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म का मिलना। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जब उसमें मोहर लगा देते हैं तो वो यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगभग नाम फाइनलाइज कर दिए गए हैं और उसमें डिस्कशन हुई है। तो मुझे तो यही लगता है फिलहाल के लिए, और मेरे सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि इन दोनों नाम पे बहुत जल्द लग सकती है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि ये लगभग फाइनल है कि सेंट्रल बैंक और आईओबी 2 बैंक्स का निजीकरण किया जाएगा। तो अगर निजीकरण इन दोनों बैंक का होता है तो फिर इन बैंकों के लिए री रेटिंग होने की पूरी संभावना है, और D4 इसलिए संभावना है। चेतन आप रुकिएगा, मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है, लेकिन उससे पहले जो आप ये बात बता रहे हैं उसका एक बार विश्लेषण कर लिया जाए कि ये संभावना इसलिए सबसे बड़ी क्योंकि आज की तारीख में बैंकों का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम है नहीं। और आरबीआई ने शायद कहीं न कहीं ये मन बना रखा है, ये डिसाइड कर रखा है कि बजाय नए लाइसेंस देने के जो पुराने बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे पब्लिक सेक्टर के हो, जिन्हें चलाना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक था, तो बेहतर है कि उन्हीं के लिए किसी नए किसी को लाइसेंस चाहिए वही बैंक उन्हें दे दिए जाए। तो ऐसे में जिनको लाइसेंस लेने हैं उनके पास ज्यादा बेहतर, ज्यादा फास्ट, तुरंत ऑप्शन ये है कि जो बैंक अगर प्राइवेटाइज हो रहे हैं या जिन्हें बेचा जा रहा है उनके लाइसेंस है। तो इन दोनों बैंक्स की इसके दम पर पूरी री रेटिंग होने की संभावना है। पहली चीज तो ये होगी। अब दूसरी बात है, जो कल मीटिंग हुई, इस मीटिंग में क्या खास बात हुई है? चूंकि आप कह रहे हैं कि काफी बड़े मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री खुद थी, नितिन गडकरी साहब थे, रेलवे मिनिस्टर थे, कोयला मिनिस्टर थे, तो इसको लेकर क्या खास चर्चा हुई है कि क्या आगे स्ट्रेटेजी है इस दोनों बैंक को लेकर? सर 2019 में यूनियन कैबिनेट जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसमें उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये कमेटी बनाई थी जिसको ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म का नाम दिया गया था। अब क्योंकि इसकी हर 4 से 5 महीने में मिलने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल एक ऐसी चीज है, डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें गवर्नमेंट अपना फोकस
पूरा लगाने में लगी हुई है, क्योंकि उससे काफी पैसा भारत सरकार के खाते में आएगा। लेकिन जो सोर्स मुझे बता रहे हैं कि जो कल की मीटिंग तो लगभग 1.5 घंटा मीटिंग चली, क्योंकि वो मीटिंग 6:30 बजे तक खत्म हो जानी थी, लेकिन वो 7, सवा 7 तक ही सब मंत्री का जो समूह बाहर निकल पाया। तो डेफिनेटली हम इस बात से गौर कर सकते हैं कि काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन रही होंगी, किन किन मुद्दों पे क्या क्या किस तरीके से फास्ट ट्रैक करना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को और डिसइन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल को भी इनफैक्ट। तो डेफिनेटली सर मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं कि काफी इन डेप्थ डिस्कशन हुई थी डिसइन्वेस्टमेंट के मैटर्स को पर्टिकुलरली लेकर और डिसइन्वेस्टमेंट को तेज तरीके से लेके जाने के तरीके के ऊपर भी।